बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक तो हम जो इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं, आज इंतखाबात में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं और इंतखाबी गहमा गहमी, सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। होने क्या जा रहा है 8 फरवरी को, ये हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद एक जमात जिसको बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना है, उसके बावजूद वो एक पॉपुलर जमात के तौर पर सामने आ रही है। अभी जो खबरें हमने आज डिस्कस करनी है उनमें एक तो हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं, और है तो ये किस इलाके से, नारोवाल का बताया जा रहा है। मैं आपके सामने इस खबर की हकीकत रखूँगा। फिर नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज ननकाना साहिब में जलसा करना है। कल रैली थी लाहौर के अंदर, रैली पर भी मैं अपनी राय दूंगा आपको कि रैली कैसी थी। लाहौर के अंदर रैली, ज़रताज गुल के खिलाफ केस खुल के मुकदमात, गिरफ्तारी का खदशा मौजूद है। और नाज़रीन, जहांगीर तरीन ने माफ़ी मांग ली है। जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ से माफ़ी मांग ली है। किस बात पर माफ़ी मांगी है आपको बताएंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन गए निगरान वज़ीर पंजाब, जो हैं वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बन गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंफर्म अगले चेयरमैन PCB हैं। और इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी ही जो है वो तसलसल के साथ मियां नवाज शरीफ को निशाने पर रख लिया है, और नून लीग क़यादत का जो रद्द अमल है वो काफ़ी कुछ बता रहा है। फिर जनाब एक ख़बर है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने लाहौर में गैरिजन ऑडिटोरियम में नौजवान तलबा और तालिबात के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन रखा। उस सेशन में क्या हुआ, कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ तहरीक इंसाफ के नारे लगे, इमरान खान के नारे लगे। हुआ क्या आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो जनाब सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवारों के इलेक्शन से दस्तबरदार होने की जो खबर है, इस पर मैं ज़रा बात कर लूँ। जंग पर एक खबर, जंग की वेबसाइट पर एक खबर छपी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार दस्तबरदार हो चुके हैं। ये लिखा गया जनाब के नारोवाल से PP 56, PP 57, PP 58 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कैंडिडेट जो है वो दस्तबरदार हो चुके हैं। खबर में ये लिखा गया तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार दस्तबरदार हुए। ये बड़ी अहम बात है। PP 56 से आरिफ खान दस्तबरदार, PP 57 से सजाद मिनहास दस्तबरदार इलेक्शन से, कागजात यानी कि दस्तबरदार हो गए। PP 58 से अफजल महेश जो हैं वो दस्तबरदार हो गए। अच्छा, अब मैंने कोशिश की जानने की भाई ये क्या चक्कर है, ये PTI के लोग क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं। वैसे तो प्रेशर वगैरह की चीज़ें वगैरह तो हम पहले बातें कर चुके हैं कि इलेक्शन के करीब आके जब PTI की बहुत ज़्यादा सूरत हाल अगर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई तो फिर तहरीक इंसाफ कुछ लोगों पे मुकदमा या कुछ गिरफ्तारियाँ या कुछ लोगों पे दबाव डाल के उनसे इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करवाया जा सकता है, जिस तरह से अब्दुल्ला कालू के साथ हुआ था। तहरीक इंसाफ के ही ये रहनुमा है सरगोदा से गालिबन। अच्छा, अब ये हुआ है जनाब के डिसइंफॉर्मेशन का दौर आ चुके, तो जंग अखबार जैसे एक यानी कि बड़ा इदारा है सहाफ़ती, आल्दो उनका एक टिल्ट है, लेकिन फिर भी मेरा से इतना ये खबर जो है इस तरह से जो लगी थी कि तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार दस्तबरदार, तो मैंने जाके ज़रा चेक किया तहरीक इंसाफ की वेबसाइट पर। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जितनी कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकवर किया है बल्ले के इंतखाबी निशान छीने जाने के मामले पर, जिस तरह से वो अपने कैंडिडेट्स को जो मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात मिले हैं उनकी जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से कैंपेन करके अपने अपने हलकों में कैंडिडेट्स को बता रही है। पोर्टल बनाया गया है बाज़ाब्ता तौर पर। और कल तहरीक इंसाफ ने एक और काम यह किया कि इमरान खान का जो अपना फेसबुक पेज है वहाँ पर उन्होंने ये कर दिया कि आप मैसेज लिखें इमरान खान को, भाई मेरा फ़लाँ हल्का, उसका कैंडिडेट कौन है, तो आपको कैंडिडेट की का नाम, उसका इंतखाबी निशान और नीचे जो है उसके इलाके का जो पेज है वो भी, उसका लिंक भी आपको भेजा जाता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हो रहा है। इमरान खान तो जेल में बैठे, ऑब्वियसली उनकी टीम जो है वो ये सारा ऑपरेट कर रही है, बट दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि अपने पार्टी चेयरमैन से लोग जो है वो मैसेज कर करके पूछ रहे हैं कि हल्का क्या, और वहाँ से जवाब भी आ रहा है। लेकिन हो ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की वेबसाइट मैंने चेक किया कि भाई देखो ज़रा ये जो PP 56, 57, 58 से कौन थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो कि दस्तबरदार हो गए, क्या यही नाम थे जो नाम चल रहे हैं खबर के अंदर। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि लैपटॉप से जब मैंने खोली तहरीक इंसाफ की वेबसाइट insaf.pk नहीं ओपन हुई। फिर मैंने आईफोन से ओपन की, आईफोन से भी ओपन नहीं हुई, कि लिखा रही कि सिक्योर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ओपन करने की कोशिश की, उससे भी ओपन नहीं हुई। तो ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन चीज़ थी। तो कुछ कई लोगों को मैंने ये पढ़ी कि भाई वेबसाइट ओपन होने में दुश्वारी का सामना हो रहा है, और VPN जब आप लगाते हैं तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये भी लगता है कि एक अटैक जो है वो PTI की वेबसाइट के ऊपर जो है वो जारी है।
اور اس چیز کو بھی پوری طرح سے کوشش کی جائے گی پورٹل اور ویب سائٹ جو ہے اس کو فارغ کر دیا جائے الیکشن سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے پہلے. اچھا بہرحال میں نے پھر وہ گوگل کر کے میں نے وہ لسٹ وغیرہ نکال لی, اور اس لسٹ میں جناب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ بالکل کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں اس خبر کو. PP56 سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ عارف خان نہیں ہے بلکہ علیم طارق ان کا نام ہے. پھر PP57 سے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وہ سجاد مہیس نہیں ہے, جن کا خبر میں لکھا گیا کہ سجاد مہیس بھی الیکشن سے دستبردار ہو گئے, بلکہ یہاں رانا لال بادشاہ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور 58 سے افضل مہیس جو ہیں وہ تحریک انصاف کے افضال مہیس تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ نہیں ہے بلکہ یہاں سے عرفان عابد تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ ایک ڈس انفارمیشن بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. دوسرا جناب میں جو بات کروں گا میاں نواز شریف کی جانب سے, مریم نواز کی جانب سے کل لاہور میں ایک ریلی نکالی گئی تھی. وہ صحافی جو نون لیگ کو بڑا کلوزلی کور کرتے ہیں, میں سن رہا تھا, جو دنیا کے ڈپٹی بیورو چیف ہیں حسن, وہ بتا رہے ہیں, اس میں حسن رضا ہے غالباً کا پورا نام, تو وہ بتا رہے تھے جناب کہ جو حالات اس وقت ہیں لاہور کے اندر ریلی کے بہت برے حالات تھے. جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہاں وہ کھڑے تھے اور بہت چند ایک لوگ تھے جو کہ اس ریلی میں شریک تھے. کوئی بہت امپریسو ریلی جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں تھی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف گاڑی لے کر نکلے لاہور کے اندر اور لاہور نے وہ رسپانس نہیں دیا. تو جو نون لیگ کو ملا کرتا تھا وہ رسپانس نہیں ملا لاہور میں, تو جو کہ نون لیگ کے لیے ایک بڑا پوائنٹ آف کنسرن آلریڈی بنا ہوا. اور ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ لاہور کے حلقے جیتنا مسلم لیگ نون کے لیے بہت زیادہ دشوار بنا ہوا ہے فی الحال. باقی آج میاں نواز شریف اور مریم نواز کا جلسہ ہے ننکانہ صاحب میں, کل چنیوٹ میں ایک جلسہ ہوا تھا, پھر مانسیرا کے اندر بھی جلسہ ہوا تھا, مانسیرا میں 2 روز پہلے ہوا تھا. اچھا اب ایک چیز میں جو نوٹس کر رہا ہوں میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں, وہ نوجوانوں کے لیے جو ہے کوئی ایسی اپیلنگ چیز سامنے نہیں آ رہی. ابھی تک نون لیگ کا منشور نہیں آیا. الیکشن سے لگتا ہے کہ صرف 11 دن پہلے یہ منشور سامنے آنا ہے. ایسا کیا منشور میں کہ 11-12 دن پہلے آپ سامنے لے کر آئیں گے, اور جب آپ جلسوں میں جا رہے ہیں, کیمپین کرتا ہے بندہ, تو کیمپین میں جا کے بندہ اپنا وہ منشور سامنے رکھتا ہے, بھائی یہ پروگرام ہے جو میں لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. ابھی تو صرف ہوائی تقریریں ہو رہی ہیں. لگتا ہے میاں صاحب کو خود بھی منشور کا نہیں پتا کہ منشور کے اندر کیا لکھا ہے. عرفان صدیقی صاحب نے تقریریں تو وہ لکھ کے دیا کرتے تھے, اب منشور بھی وہ پورا A to Z وہ پورا حرف لکھ کے دیں گے کیا. تو اب یہ ہو رہا ہے جناب کہ میاں صاحب ابھی بھی وہی تقریریں کر رہے ہیں, میں ایئرپورٹ بنوا دوں گا, میں سڑکیں بنوا دوں گا. آج کل کا جو نوجوان ہے, بلیو می کہ آج کل کے نوجوان کی یہ ترجیحات بالکل بھی نہیں ہے. آج کل کے نوجوان کی ترجیحات کچھ ہو رہے ہیں. آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ آج کل کے نوجوان کی ترجیحات کیا ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ عمران خان کو کیوں فالو کر رہا ہے. تو وہ ایک کنیکشن, ایک لنک جو ہے وہ مسنگ ہے یوتھ کے ساتھ, مسلم لیگ نون کا اور دیگر جماعتوں کا. تو وہ اس پہ میرے خیال سے کافی ورکنگ کرنے کی باقی جماعتوں کو ضرورت ہے. باقی زرتاج گل وزیر, جس طرح میں نے بات کی کہ PTI کے لوگوں کو دستبردار کروایا جا سکتا ہے الیکشن سے, گرفتاریاں مزید ہو سکتی ہیں پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے, تو ڈیرہ غازی خان میں زرتاج گل کی کافی زیادہ پاپولیرٹی چل رہی ہے. تقریریں بھی آج کل وہ بڑی سخت کر رہی تھیں. تو زرتاج گل کی طلبی آج ہو گئی ہے, اور ایک کرپشن کیس کے اندر, اور ممکنہ طور پر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. گرفتاری اگر ہو جاتی ہے تو آئی ووڈ ناٹ بی سرپرائز, چونکہ یہ تو ہوتا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ. باقی جہانگیر ترین نے معافی مانگی ہے. جہانگیر ترین نے تحریک انصاف کے لوگوں سے عمران خان سے سب سے معافی مانگی ہے, اور انہوں نے ایک وضاحت جاری کی ہے. جہانگیر ترین نے اپنی وضاحت میں لکھا ہے کہ ریگارڈنگ مائی کامنٹ, چونکہ جہانگیر ترین کا ندیم ملک کے پروگرام میں اپیئر ہوئے تھے پرسوں, اور اس میں انہوں نے کافی سخت باتیں کی تھی بشرا بی بی کے حوالے سے, عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے. تو اب اس پہ پھر کرٹیسزم آیا, پورے ملک سے لوگوں نے اس پہ بے تحاشا کرٹیسزم کیا کہ بھائی وسیب کی ناک کٹوا دی, وسیب کو شرمندہ کر دیا, ہم لوگوں کی یہ روایات نہیں تھی, جہانگیر ترین نے یہ کیا کر دیا. تو جہانگیر ترین کو احساس ہوا, وہ فیڈ بیک دیکھ کے جو لوگوں کا اس پہ آیا, بڑی سخت تنقید ہوئی, تو انہیں پھر معافی مانگنی پڑی. تو جہانگیر ترین نے لکھا, جی ریگارڈنگ مائی کامنٹ آن ندیم ملک شو, اٹ واز ناٹ مائی انٹینشن ٹو میلائن اینی ون. ندیم ملک کے شو میں جو میرا کامنٹ تھا, ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا کسی کو بدنام کرنے کا. آئی ہیو آلویز ریفرینڈ فرام میکنگ ڈیروگیٹری ریمارکس, ڈیروگیٹری کامنٹس اباؤٹ پولیٹیشینس فیملیز. میں ہمیشہ سیاست میں جو لوگ ہیں, سیاستدانوں کی فیملیز کے حوالے سے ڈیروگیٹری جو ہے ریمارکس پاس نہیں کرتا, بد تہذیب قسم کے میں ان کے بارے میں جملے نہیں کہا کرتا, کامنٹ نہیں دیا کرتا. ایون وائل مائی اون فیملی واز انڈر اٹیک, جب میری اپنی فیملی بھی جو ہے اس پہ بھی حملے جب ہوتے تھے لوگوں کی طرف سے, تو میں تب بھی کسی کی فیملی کے بارے میں بات نہیں کیا کرتا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تزیکہ میں نے جملے کبھی نہیں کہے. وہ کہہ رہے ہیں آئی اونلی شیئرڈ واٹ واز سیڈ ٹو می وربیٹم, جو مجھے کہا گیا تھا, جو انہوں نے جو حوالہ دیا تھا کہ جو خاور فرید ماندے کا ان کے بھائی نے جو ان سے بات کی, وہ کہتے ہیں وہی بات ایز اٹ از میں نے بیان کی ہے. اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی ان دا ہائنڈ سائٹ آئی شوڈ ہیو کیپٹ
आई शुड हैव बीन केप्ट, इट शुड हैव बीन केप्ट प्राइवेट. अब वो एहसास हो रहा है कि भाई इस मामले को जो है वो प्राइवेट ही रखा जाना चाहिए था, इसको मुझे शेयर नहीं करना चाहिए था. तो जहांगीर तरीन को जो है वो एक सख्त किस्म का एक रियलिटी चेक का सामना करना पड़ा है और उन्हें फौरी तौर पर अपनी इस्लाह करनी पड़ी है. उन्होंने माफ़ी मांगी है तमाम लोगों से, तहरीक इंसाफ के लोगों से. उन्होंने इस पर माफ़ी उस तरह से बाज़ाब्ता माफ़ी तो नहीं है, लेकिन वो अपनी एक वजाहत उन्होंने जारी की है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था. तो ही फील्स कि भाई उनसे गलती हो गई है काफ़ी बड़ी. अच्छा, अब ये हुआ है कि एक इसके अलावा जो नाब सूरत हाल है वो ये है कि मोहसिन नकवी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए ही इज़ ऑल सेट टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन PCB, बिकॉज निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB गवर्निंग बोर्ड का मेंबर जो है वो नॉमिनेट कर दिया है. और फ़िलहाल तो PCB जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप जो है वो PCB के इलेक्शन कमिश्नर जो हैं शाह खावर जो कि वकील हैं उनके पास ही रहेगी. लेकिन आगे चल के मोहसिन नकवी जो है वो स्ट्रांग कंटेंडर बन चुके हैं अभी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगले चेयरमैन के. सेठी साहब का मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बात होती थी कि नून लीग की गवर्नमेंट आई तो नजम सेठी ही अगले चेयरमैन PCB बनेंगे. तो नजम सेठी जो है वो समर TV पे अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अगले हफ्ते तक. तो वो आई थिंक ही इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन PCB चेयरमैनशिप. बाकी ये भी हो सकता है कि सेठी साहब को हालात नज़र ना आ रहे हो नून लीग के आने के. ये भी है कि वो एक पिछले हफ्ते बात कर भी चुके हैं सेठी साहब कि पंजाब के वज़ीर-ए-आला के लिए बहुत दबाव है नून लीग के ऊपर, इनको अलीम खान को वज़ीर-ए-आला बनाने के लिए. और नजम सेठी साहब ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़्यादा फेवरेट नज़र आ रहे हैं और नवाज शरीफ बन सकते हैं अगर वो अलीम खान को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने के लिए उनके कंधे पे उनके सर पे हाथ रखते हैं. तो ये जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है. तो लगता है कि उन चीज़ों को देखते हुए सेठी साहब ने अब PCB वाले मामले पे दौड़ से जो है वो अब दस्तबरदार हो गए और अब वो दोबारा स्विच उन्होंने सहाफ़त वाला दोबारा से ऑन करने का फ़ैसला किया. ये चल रहा है पाकिस्तान के अंदर स्विच ऑन स्विच ऑफ कई जर्नलिस्टों का. तो सेठी साहब जो है अब वो दोबारा अपना सहाफ़ती स्विच ऑन करने जा रहे हैं. बाकी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के बारे में एक चल रही है ये है तो दुरुस्त है खबर, यहाँ तक तो दुरुस्त है कि उन्होंने लाहौर में गैरिजन ऑडिटोरियम में नौजवान तलबा और तालिबात से उन्होंने एक इंटरेक्टिव सेशन जो है वो रखा है और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल खुल के कई मौज़ूआत के ऊपर बातचीत की. अच्छा, इस पर सहाफ़ी शाहिद असलम ने यह दावा किया है कि वहाँ इस इंटरेक्शन के दौरान जो है कुछ तलबा की जानिब से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे. तो ऑन द लाइटर नोट फिर DGISI ने कहा जी देखना पे कोई वीडियो डाला ना आ जाए. लेकिन इस तरह की बात जो है वो रिपोर्ट की है सहाफ़ी शाहिद असलम ने. लेकिन इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक जो है मुझे लाहौर से किसी मज़ीद जर्नलिस्ट की तरफ से अभी तक नहीं मिल सकी कि वहाँ क्या बात हुई. चूँकि ज़ाहिर है वो गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड शायद ना हुई हो चूँकि वो गैरिजन के अंदर थी तो सामने नहीं आ सकी. लेकिन इस पर मुतज़ाद इतलात सामने आ रही है कि शायद वहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे और व्हाटएवर जो भी हुआ चले इसको देख लेते हैं. बाकी अब जोड़ तोड़ की सियासत भी जो है वो शुरू हो चुकी है. इस वक्त तो ज़्यादा जो अटैक चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर बड़े फियर्स हो चुके हैं इलेक्शन के अंदर, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अब तवातर से मियां नवाज शरीफ को हिट कर रहे हैं. और पहले तो वो तहरीक इंसाफ के लोगों को उन्होंने परसों कहा कि भाई आप वोट दें. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो उनके कारकुनान से मैं कहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दें कि पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेगी. मियां नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो वो आपसे इंतकाम लेगा. और आज फिर उन्होंने वही बात की चिन्योट के अंदर भी, गुज़श्ता रोज़ उनका जलसा था उसमें उन्होंने यही बात की और आज उनके जलसे हैं उसमें भी वो यही बात करेंगे. अब तवातर से उन्होंने एक ही बात पकड़ ली है कि वो PTI के वोट बैंक के ऊपर वो बार बार ही इज़ बैंकिंग ऑन इट कि पंजाब में जो तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो बिलावल की तरफ देखना शुरू करें. वो पीपल्स पार्टी को एज ए सेकंड ऑप्शन कि अगर नून लीग सर पे आती हुई नज़र आ रही है तो नून लीग को टालने के लिए सर से ज़रा नून लीग अगर आती है तो तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी. तो बिलावल ने आज उन्हें बताया है कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के लोगों को पर्टिकुलरली और पिंडी में बैठी इस्टेब्लिशमेंट को भी कि भाई अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो वो जेल के सुपरिटेंडेंट को भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी जेल में वो कैद थे वो किसी जज को भी नहीं छोड़ेगा. और मैं इदारे को कहता हूँ कि वो इदारे के लोगों को भी नहीं छोड़ेगा. इदारे के लोगों से मुराद उनकी जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा या जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, कि जो लोग उस वक्त फ़ौज की जानिब से एट द एल्म ऑफ अफेयर थे उनसे भी वो जो है इंतकाम लेंगे. तो इसलिए सब लोगों को देखना चाहिए. तो वो ज़रा पिंडी को भी ज़रा बता रहे हैं कि ज़रा मुहतात रहिएगा मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बारे में सोचने से पहले भी कि ये तो फिर आके इदारे के ख़िलाफ़ ही इंतकाम लेंगे. तो ये अपडेट्स हैं आज की. बाकी दोबारा आपकी खिदमत में अगली वीडियो में हाजिर होंगे. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगहबान.